हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे साइंस का पेपर एचसेट 2022। 100 क्वेश्चन पे आ गए थे। इसमें क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से जो गलत है हमने वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें बोल रखा है एटम न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल होगा। सेकेंड पॉइंट बोल रखा है कि एक इनडिविजिबल पार्टिकल है एटम, ये बात गलत है क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है वो। उसके बाद थर्ड पार्ट है कि होल मास है जो एटम का वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो पूरा जो मास है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। ये बात थर्ड ऑप्शन सही है, सेकेंड हमारा गलत था। फोर्थ ऑप्शन रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। ये कह रहा है कि सारे एटम्स स्टेबल होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि बहुत सारे जो एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं होते। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, अनस्टेबल वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो वो सारे जो एटम्स होंगे वो अनस्टेबल होते हैं, मेनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट आते हैं। इसमें सेकेंड और जो फोर्थ है वो दोनों ही बातें गलत हैं। तो वैसे भी अब हमें पता चल गया था, अगर ऑप्शन से देखे जैसे सेकंड पता चल गया था तो एलिमिनेशन मेथड भी हम इसमें अपना सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया था क्योंकि इनमें ये जो सेकंड पॉइंट है वो नहीं है। सेकंड पॉइंट का जब हमें पता चल गया था कि ये गलत है तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रह गए थे, तो फिर हमें देखना था इसको स्टडी करके। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चन बहुत ईजी था, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से ही है, ये हायर क्लासेस का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही आते हैं कि गलत स्टेटमेंट पूछी जाती है। नोटोकोड के बारे में पूछ रखा है, ये एनाटोमी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्लास 11th का। इसमें पूछ रखा है कि ये नोटोकोड की जो ऑकरेंस होती हैं इनमें से 3 बातें तो सही हैं लेकिन एक बात गलत है, वही फाइंड आउट करनी थी हमने। तो फर्स्ट बात ये कह रखा है कि ये जो एसिडियन लार्वा होता है उसकी पूंछ में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ये जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे ही होता है, बैक साइड पे होती है ये नोटोकोड जो होती है। एडल्ट टोड में क्या है, ये इसमें वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, जैसे हमारी बैकबोन है उस प्रकार से चेंज हो जाती है एडल्ट टोड में, लार्वा में प्रेजेंट होती है ये। थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ये पूरी लाइफ नहीं रहती है और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ये थ्रू आउट द लाइफ रहती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, थर्ड गलत है जो कह रहा है कि ये थ्रू आउट लाइफ नहीं रहती है, बल्कि ये जो है नोटोकोड में पूरी लाइफ, जो उनका लाइफ स्पैन होता है, कंप्लीट लाइफ स्पैन में के दौरान ये पूरी लाइफ उनकी रहती है जो नोटोकोड के अंदर होती है, जो नोटोकोड होती हैं इनके अंदर, एसिडिन लार्वा के अंदर। एडल्ट टोड बनने के बाद ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमारी बैकबोन होती है वैसे ही। तो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन था क्लास 11th की बायोलॉजी का, ये एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस था। ये 102 नंबर क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फिर से। इसमें क्या बोल रखा है, एक टेप रिकॉर्डर है उसमें 6 सेल्स को कनेक्ट किया, एक बैटरी की बना दी, मतलब सेल कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में लगाया उनको, लेकिन एक सेल है वो उसकी पोलैरिटी अपोजिट कनेक्ट हो गई गलती से, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस जो लगा रखा है वो 24 ओम है, और जो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ईएमएफ है ईच सेल का वो 1.5 वोल्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट है क्लास 12th का, इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है सेकंड, उसका ये क्वेश्चन है, वहाँ पे क्लियर है ये, अगर सीरीज में सेल लगती हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है सभी का। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इनका सर्किट डायग्राम ऐसा होगा, ये रहा। यहाँ पे क्या है, देखो पहली लेफ्ट हैंड साइड से जो पहली 4 सेल हैं उनकी पोलैरिटी बिल्कुल, पहली 5 सेल की पोलैरिटी ठीक है सेम उसमें, बट एक सेल है जो लास्ट सेल है वो क्या हो गई है, उसकी पोलैरिटी गलत लग गई, उल्टी लग गई है। तो
तो ये जो लास्ट वाली दोनों सेल हैं ये इनका आपस में ईएमएफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 और 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का जो है इनका ईएमएफ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रह गई कौन, सिर्फ ये पहली 4 सेल। तो इनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। 1.5 को 4 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, ये 6 सेल जुड़ने के बाद ईएमएफ हो जाएगा 6 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन में, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। तो 6 सेल लगी हैं, हर एक का 1 ओम है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, एन होता है, ये जो फॉर्मूला है क्लास 12 का फॉर्मूला है, ये एन होता है नंबर ऑफ सेल्स। तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 × 1 6 हो जाएगा। और जो कैपिटल आर है वो लोड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24। तो जो ये करंट का जो ये फॉर्मूला है ये वाला I = NE/R+NR, ये है लोड रेजिस्टेंस। एन स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 सेल की पोलैरिटी कैंसिल आउट हो चुकी है, इस वजह से सिर्फ पहली 4 सेल हैं उनका ईएमएफ ऐड होगा। तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ, 6 वोल्ट, और नीचे क्या आ गया 30। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 एम्पीयर यहाँ से करंट आ जाएगा। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट का, फिजिक्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.2 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्लास 12 की फिजिक्स का है, मैग्नेटिज्म वाली जो यूनिट है 3rd, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक कोयल ले रखी है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस कोयल का रेडियस r है। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक बार तो सेंटर पे जो कोयल ली है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक बार जो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस एक्सिस का जो डिस्टेंस दे रखा है वो √3r के इक्वल है, r है रेडियस कोयल का। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोयल ड्रॉ कर रखी है, r इसका रेडियस है, और d क्या है, सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी है जहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। तो ये क्लास 11 के रिजल्ट्स हैं, बेसिकली एनसीईआरटी से भी पढ़ो तो भी ये क्वेश्चन सारे किए जा सकते हैं एनसीईआरटी से ही। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0I/2r के इक्वल होता है। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, r क्या होता है, रेडियस कोयल का, और μ0 क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो सेंटर का ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, BA से डिनोट कर रखा है मैंने, μ0I/r² ब्रैकेट में r² + d²। d क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट तक का जहाँ पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और 3/2। अब इस d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है √3r के इक्वल। d किसके इक्वल, √3r के इक्वल। तो इसमें एक्सिस वाला जो फॉर्मूला इसमें अगर हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, μ0I में 16r इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास BC की वैल्यू ऊपर है जो सेंटर पे है, μ0I/2r। इन दोनों वैल्यूज़ को रखोगे तो रख के डिवाइड करोगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 8/1। ये इसकी सॉल्यूशन है। क्लास 12 फिजिक्स का मैग्नेटिज्म वाली यूनिट का ये क्वेश्चन था। एनसीईआरटी भी अगर किसी ने कर रखी है तो भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है कि स्कूल लैब में एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो एक्वस सैंपल है वो फैल जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज सैंपल। तो इनमें से कौन सी जो एसिड है हमें नहीं, जो ऑप्शन में दे रखी है वो उसको बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऑक्जेलिक एसिड है वो भी वीक एसिड होती है, सिट्रिक एसिड है वो भी वीक है, और इन चारों ऑप्शन में से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड का, और NaOH है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन वो एक्जोथर्मिक हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आग लग सकती है इतनी हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से। इसलिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं कर सकते उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक होती है। क्लास 10 का टॉपिक है, ये इजी क्वेश्चन था ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मोशन वाले चैप्टर का है। दो पार्टिकल दे रखे हैं P1 और P2, दोनों का एंगल बता रखा है जो स्ट्रेट लाइन बनाती है 30 डिग्री और 45 डिग्री। हमें रेशियो फाइंड आउट करना वेलोसिटीज़ का। वेलोसिटीज़ क्या होती है, स्लोप अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे इनकी दोनों की, तो उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो इसकी सॉल्यूशन कर रखी है मैंने। P1 पार्टिकल है वो 30 डिग्री पे, P2 है वो उसकी जो लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो वहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो P1 पार्टिकल की स्लोप किसके इक्वल होगी, टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल 1/√3 आ गया। P2 की टेंजेंट 45 1 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। सिंपल क्लास 9 का क्वेश्चन था ये, आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बर्न करने से नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड्स बनती हैं। मेनली फॉसिल फ्यूल बर्न करने से नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन की ऑक्साइड्स बनती हैं। सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होंगी वो एसिड रेन कोज करती हैं, और कार्बन की जो ऑक्साइड्स हैं वो इसलिए हार्मफुल है क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होती हैं। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। एक एटम है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। वैलेंसी हम सिंपली कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिथियम है ये, 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 और 1 में हो जाएगा, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लिथियम के बारे में ये बात हो रही थी इसमें 107 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी क्लास 9 का क्वेश्चन है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 और 2,1 में इसकी ये इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। 9th क्लास का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 12 का, इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट का ही ये क्वेश्चन है, फिजिक्स का। इसमें क्या दे रखा है, एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 50 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, और करंट शो करता है 0.5 मिली एम्पियर उसमें से जब पास होता है तो फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब हमें ये गैल्वेनोमीटर के 2 टॉपिक हैं, एक तो इसको एमीटर में बदलने वाला है और एक इसको वोल्ट मीटर में बदलने वाला है। यहाँ इस बार क्वेश्चन जो आया हुआ है वोल्ट मीटर पे आया हुआ है। हर बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पे। कई बार यहाँ पे एमीटर में कन्वर्जन पूछ लेता है, कई बार वोल्ट मीटर में। तो 2022 में ये वोल्ट मीटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन आया हुआ था। इन दोनों के ही रिजल्ट याद हों तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। हमें इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कितनी रेंज के वोल्ट मीटर में, 10 वोल्ट की रेंज में। तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिएगा वो हमने निकालना है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, गैल्वेनोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिएगा, उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू जो रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है V/Ig। V क्या होता है, जितना वोल्टेज का हमें वोल्ट मीटर बनाना है। Ig क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट है। और ये G क्या है, कैपिटल G, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो V हमें 10 दे रखा है, Ig हमें 0.5 मिली एम्पियर दे रखा था। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, हम उसकी गुणा कर देंगे। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 50 दे रखा है, तो वो हमने 50 वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 19,950 ओम आ जाएगा, ये सॉल्यूशन करने के बाद। क्लास 12 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर एडवांस पे आ भी रहे हैं 11th-12th के क्वेश्चन तो इसका आंसर आ जाएगा 19,950 ओम। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 109 है, ये सिंपल पेंडुलम पे है। ये भी क्लास 11th का क्वेश्चन है, जो लास्ट यूनिट होती है ऑसिलेशन वाली, उससे ये क्वेश्चन है। इसमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बता रखा है T1 जब ये अर्थ की सरफेस पे होता है, और T2 है जब ये अर्थ की सरफेस से
आर हाइट ऊपर चला जाए और आर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब हमें यहाँ पे इनका दोनों टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये क्लास 11 का क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड ही, क्वेश्चन नंबर 109। ये देखिए टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब जी की वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वेयर सरफेस पे, तो लेकिन अब वो सरफेस क्या होता है, जी एम बटे में आर प्लस एच का स्क्वेयर। एच क्या होती है, जो हाइट है सरफेस से अबो जितनी पे हमने निकालनी है। तो इस केस में जो अबो हाइट दे रखी है वो एच क्या दे रखी है, रेडियस के ही बराबर दे रखी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, एच की जगह जो क्या पुट कर दिया है, आर ही पुट कर दिया, क्योंकि एच आर की ही इक्वल दे रखी है। तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और जो ये जी यहाँ पे 4 को छोड़ के बाकी सारा है, ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी। तो इसकी जगह क्या रख दिया है, यहाँ पे जी रख दिया है। तो जो जी डैश है नई एक्सेलरेशन है, मतलब हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो जी बाय 4 होगी। अब इस फॉर्मूले में हम T2 जो टाइम पीरियड निकालेंगे, अब वो हाइट एच जहाँ मतलब एच की वैल्यू आर दे रखी है यहाँ पे, तो वहाँ पे जी की जगह जी बाय 4 रखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और बाकी सारा ये जो इतना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, ये वाली चीज़ T1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, T1 रख दिया, 2 एज इट इज रहेगा। T1 इधर दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2/1। ये क्लास 11 का ऑसिलेशन वाले यूनिट से चैप्टर है फिजिक्स का, ये आप फिर से इसकी सॉल्यूशन देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो कि वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने से कौन सी इनमें से जो फिनोमिना है ऑप्शंस में गिवन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये हमने देखना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इवापोरेशन है, ये सही है। इवापोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, उतना ही फास्ट भाप में कन्वर्ट होगा। सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई चीज़ हम गर्म करते हैं तो जल्दी घुलती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेज क्या है, गैसेज कॉम्प्रेस नहीं होती बल्कि एक्सपेंड होती हैं। तो सिर्फ ये थर्ड पार्ट था वो गलत था, उसका उल्टा क्या एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के कॉन्सेप्ट्स के बेस पे है क्वेश्चन। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन है, ये लेड नाइट्रेट का, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार का रेजिड्यू रहता है, ये रहता है येलो कलर का। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ये एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये रही 2PbNO3 ट्वाइस को जब हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लेड ऑक्साइड का कलर होता है वो येलो होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, जब एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा में, तो उस प्रकार की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है ये, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है वो येलो रेजिड्यू रह जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा है डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल होता क्या है। डीनेचुरेशन उस फिनोमिना को कहते हैं जब जो अल्कोहल में ऐसी चीज़ें मिला दी जाएं जो उसको पीने के लिए अनफिट कर दें, मिसयूज़ ना हो इस चीज़ का। तो ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो उसके लिए डीनेचुरेशन के लिए इसमें मीथेनॉल, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट, ये 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। मीथेनॉल को कई बार जहरीली शराब ना सुनते हैं, अखबारों में आती है कि जहरीली शराब के कारण कई लोग मिल गए, तो उसमें मीथेनॉल की अमाउंट बहुत हाई होती है, इस वजह से डेथ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें क्या है, गलत स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्लास 8वीं 9वीं के कॉन्सेप्ट्स पे ये सिंपल जो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए उनके बेस पे है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हरी सब्जियां होती है जैसे पालक में बोलते हैं आयरन ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा जिंक है, ये ट्रेस एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, जो फैट और मिनरल्स हैं कि आर नॉट एसेंशियल फॉर बैलेंस डाइट, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फैट तो चाहिए होता है और मिनरल भी चाहिए होता है, बैलेंस डाइट के ही दोनों पार्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ये 7वीं 8वीं के कॉन्सेप्ट्स का एक क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी सही है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें ये बोल रखा है कि जो फूड जो जनरेट करता है एनर्जी बॉडी में कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, जो वो स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की, तो ये ऑप्शन भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये अलग अलग कंडीशन दे रखी है। इसमें ये पूछ रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर। ये ठीक है, अगर कुछ हाइड्रोजन गैस लीक हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स रह गए उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सही है। उसके बाद इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, दूसरा पॉइंट भी सही है। वॉल्यूम मतलब जगह बढ़ेगी तो स्पेस भी क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन पहले और दूसरे सही हैं, तो बाकी हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इसमें क्या, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन इन क्लोज कंटेनर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगा उनका, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। मोर हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस अगर ऐड करेंगे, जगह बढ़ाने की जगह बढ़ाई नहीं है लेकिन और हाइड्रोजन गैस ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे भी स्पेस थोड़ी बढ़ेगा, उससे तो और कम हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 114 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद ये क्वेश्चन भी वही 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पे इजी क्वेश्चन था। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ दे रखी है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 100 डेज, और स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो बता रखे हैं 9.6 × 10⁻26। अब हमने निकालना है 500 दिन के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो अनडिकेड रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है क्लास 12th का फिजिक्स का है ये। इसका देख लेते हैं हम, एक फॉर्मूला है छोटा सा उससे, ये रहा। हाफ लाइफ टाइम 100 डेज दे रखा है, और जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको n नोट से डिनोट करते हैं, वो दे रखे 9.6 × 10⁻26। n जो है वो जो एटम्स रह गए हैं अनडिकेड उसको हमने n से डिनोट कर रखा है, तो वो इक्वल होगा, उसका फॉर्मूला है ये कैलकुलेट करने का। अगर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए मे बी, तो उसका फॉर्मूला आप यूज़ करोगे n0 बाई में 2 की पावर टी क्या है, जितने टाइम के बाद हमने कैलकुलेट करना है, और बाई में क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम। तो इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इनिशियली जो एटम्स है 9.6 × 10⁻26 बटे में 2 की पावर क्या है, कितने टाइम के बाद कैलकुलेट करने हैं, 500 दिन के बाद, 500 बटे में हाफ लाइफ टाइम क्या है, 100। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे जो आ जाएगा आंसर 3 × 10⁻25, 3 × 10⁻25 एटम्स क्या है 500 दिन के बाद बचे होंगे जो अनडिकेड हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है प्लांट्स में उसके बारे में बात कर रखी है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये पहला पॉइंट बता रखा है कि प्लांट्स की अर्ली लाइफ में अपीयर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यही जो टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड ऑप्शन यही बोल रहा है कि जो कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, तो दोनों ही बातें सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लास 9 का क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इनमें ये पूछ रखा है कि एसिडिक सॉल्ट कौन सी नहीं बनाएगी।
इनमें क्या है, चारों ही जब सॉल्ट कब बनाती है कोई भी एसिड, जब बेस को ये न्यूट्रलाइज करेंगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये तीनों ही एसिड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड है वो वीकेस्ट एसिड है, इसलिए ये जो सॉल्ट बनेगा अगर ये बेस के साथ जो रिएक्ट करती है तो वहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर होगा, ना कि एसिडिक का, क्योंकि ये वीक एसिड है एक प्रकार की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। और बाकी जो तीनों एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, ये क्वेश्चन नंबर 117 था, ये भी 9वीं 10वीं की क्लास के कॉन्सेप्ट से हो जाने का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, इसमें पूछ रखा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। एक लेक है, झील है, उसके 10 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा एक स्विमर पे, ये फाइंड आउट करना है। इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक है, 3rd यूनिट से है ये, 3rd या फ्लोटेशन वाले यूनिट में है ये। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसका प्रेशर का, P0 प्लस रो जी एच। P0 क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, P जो होता है हमें जहाँ प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट करना है, प्लस में रो जी एच। रो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी, जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, वो हाइट या डेप्थ जिस पे हमने नया प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर, प्लस में रो क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, वाटर की 1000 होती है, गुणा में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी की वैल्यू 10 ले ली, राउंड ऑफ करके हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 मीटर। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 5, मतलब 2 एटमॉस्फेयर। क्लास 11 का सिंपल क्वेश्चन था। क्लास 11 12 से भी जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई बहुत डेप्थ में यूँ नहीं था कि बहुत डेप्थ में डेरिवेशंस कर करके करना पड़े जब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद 119 क्वेश्चन है, ये क्लास 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। जो हमारे दांत में होता है, टूथ एनिमल में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, उसका नेचर पूछ रखा है। उसका नेचर बेसिक होता है, क्योंकि अगर इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाए इसका कैल्शियम फॉस्फेट का तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, इसकी ये रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड में ये ब्रेक हो जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है। तो ओवरऑल जो नेचर हो जाएगा इसका, कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से पता चलता है। फॉस्फोरिक एसिड का भी पीछे 117 नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, वीक एसिड है। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है, ये एंडोथीलियम पूछ रखा ब्लड वेसल्स का किस प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी क्लास 9th का क्वेश्चन है, टिश्यू वाले चैप्टर का। तो जो एंडोथीलियम होता है ब्लड वेसल्स का, वो स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू होता है। और स्क्वेमस एपिथीलियम कहाँ कहाँ होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है, इसोफेगस जो होती है, माउथ की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, यहाँ पे हर जगह क्या प्रेजेंट होता है, स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट्स आर हर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 2 साउंड वेव्स। जो बीट्स हैं वो सुनाई देती हैं 2 साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस की वजह से। जो इंटेंसिटी है साउंड चेंज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 100 मिलीसेकंड। जो इंटेंसिटी है साउंड की वो मैक्सिमम से मिनिमम 100 मिलीसेकंड में पहुंचती है। तो हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस निकालना फ्रीक्वेंसीज का 2 वेव्स की। तो ये भी क्लास 11th का ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर 10th यूनिट है लास्ट, उसका क्वेश्चन है 11th फिजिक्स का। ये देखिए, मैक्सिमम से मिनिमम तक पहुंचने में 100 मिलीसेकंड लगती हैं, और फिर मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचने में कितनी लगेंगी, 100 ही लगेंगी। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम तक पहुंचने में जो टाइम लगे उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम इंटरवल का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ हमें टाइम इंटरवल हमारा कितना आ जाएगा, 200 मिलीसेकंड।
और जो बीट्स की वो हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी 1 बाय टाइम इंटरवल के। तो टाइम इंटरवल 200 मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हम गुणा कर देंगे, तो आंसर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ से 5 हर्ट्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है 5 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 3। क्लास 11th का ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। इसमें क्या है, इनकरेक्ट पेयर ऑफ फूड आर्टिकल्स चूज करना था और प्लांट पार्ट के साथ में जो गलत बता रखा है। वीट है, फ्रूट है, ये सही है। इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है, जिंजर को रूट बता रखा है, लेकिन जिंजर रूट नहीं स्टेम होता है। ये मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं इंक्लूड कर सकती, जनरल साइंस का भी एक टॉपिक हो जाता है ये, अदरवाइज 12th में आता है ये। जिंजर पोटैटो क्या होती हैं, स्टेम होती हैं। एप्पल और टोमेटो फ्रूट होते हैं। अगर आगे इनमें से कोई और रिपीट हो जाए नेक्स्ट टाइम। 123 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्योर के बारे में है, हरी खाद के बारे में। इनमें हमने गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एक चैप्टर है क्लास 9th में, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो पहला ऑप्शन बता रखा है कि ग्रीन मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। बिल्कुल सही है ये बात इनकी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर ही होता है मेनली खाद में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ग्रीन मैन्योर है प्राइमरी यूज टू एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस, मतलब प्राथमिक उपयोग जो हरी खाद का इन्होंने बोल रखा है सेकंड ऑप्शन में कि फॉस्फोरस से रिच करना है सॉइल को। ये बात सही नहीं है। प्राइमरी जो फंक्शन है ग्रीन मैन्योर का वो क्या है, जो सॉइल की एसिडिटी है उसको ख़त्म करना है। सॉरी एसिडिटी नहीं, एल्कलिनिटी को ख़त्म करना है। क्लास 9 का टॉपिक है, एसिडिटी नहीं, एल्कलाइन जो नेचर हो जाता है सॉइल का उसको ख़त्म करना होता है प्राथमिक कार्य इसका। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तो ये ऐड करता ही है सॉइल में, फर्टिलिटी बढ़ाता ही है। ऑप्शन सी भी सही था इसका। जो ग्रीन मैन्योर है वो अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल है, जो प्लांट मटेरियल्स रह गए हैं उन्हीं से बनाया जाता है हरी खाद जो बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत था, जो कि 4th ऑप्शन में बता रहा है, ओनली बी। क्लास 9 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्लास 9 का, स्टेट्स ऑफ मैटर में ही ये दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर में ही है ये। क्या बता रखा है इनमें से, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर टू बी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इनमें से और कौन से हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी है प्लेटलेट्स। इसने बायोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो प्लेटलेट्स तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 जिसमें आ रहा है वो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट और फोर्थ है इनमें ऑप्शन 2 बता रखा है, तो ये वैसे ही ख़त्म हो गई, क्योंकि प्लेटलेट्स तो इसका पार्ट होते ही नहीं। अब सिर्फ हमारे पास 2 चॉइस रह गई हैं, सेकंड और थर्ड, प्लाज्मा और जो थर्ड ऑप्शन है BEC, इसकी फुल फॉर्म होती है बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है NCERT की बुक में एक कॉलम बना होता है एक्स्ट्रा, जहाँ पे थोड़ा ही एक्स्ट्रा किसी साइंटिस्ट वगैरह के बारे में डिस्कस कर देते हैं, तो वहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में बता रखा है, प्लाज्मा के बारे में भी और BEC के बारे में, जो थर्ड ऑप्शन है बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसके बारे में भी। तो जो सॉलिड लिक्विड और गैस है उससे अलग हमारे पास ये 2 स्टेट और होती हैं मैटर की, प्लाज्मा और BEC, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। ऑप्शन 4 है, ये कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं, BHC ये वैसे ही ऐड कर रखा है डेविएट करने के लिए। तो प्लाज्मा और BEC इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो कि थर्ड ऑप्शन में आ रहे हैं। क्लास 9 का क्वेश्चन था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद है ये 125 नंबर क्वेश्चन, ये सेल्स के बारे में है, दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर सेल्ड। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में बताना, मैरो सेल्स के बारे में। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देते हैं क्या है। ये देखिए, जो हिस्टोसाइट है वो क्या करती हैं, बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं। हिस्टोक्लास्ट है वो ब्रेक करती है बोन टिश्यू को, और जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, वो कार्टिलेज में होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जॉइन करता है, बोन्स को जॉइन करता है, वहाँ होता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, देखिए,
हाँ, जो मैरो सेल्स को मेंटेन करती हैं तो वो होती हैं हिस्टोसाइट्स, जो ब्रेक करती हैं वो होती हैं हिस्टोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3। और मैरो क्लास जैसा कोई कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही डाल रखा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, मैच करना है एक्स रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन को अपनी वेवलेंथ के साथ मैच करना है। तो एक्स रेज होती हैं, इनकी वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ये भी क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली 5वीं यूनिट है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो सिंपली जो 7 मेन वेव्स होती हैं वहाँ से उनकी हम, अगर हमें वेवलेंथ याद हो तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्स रेज की 1 एंगस्ट्रॉम होती है, विजिबल लाइट की 5000 एंगस्ट्रॉम के नियर रेंज में होती है, यूवी रेज की 2000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, इंफ्रारेड रेडिएशंस की 10,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, इसमें अर्थक्वेक्स के लिए कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पूछ रखे हैं। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही जाते हैं, क्रस्ट भी और मेंटल भी। ये क्वेश्चन हम ना तो कह सकते कि साइंस का ही, क्योंकि ये 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी की किताब में भी आ जाता है, तो जनरल साइंस में इस क्वेश्चन को हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, असर्शन और रीजन की फॉर्म में दे रखा है, स्पीसीज के बारे में है। ये है जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाला जो यूनिट होती है हमारी, क्लास 12 की, थोड़ा एडवांस है ये, क्लास 12 की हेरिडिटी इवोल्यूशन वाले यूनिट से ये क्वेश्चन इवोल्यूशन से उठाया गया है, बायोलॉजी से। स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो स्पीसीज हैं वो स्टैटिक हैं, मतलब उनका वो बदलती नहीं है कभी भी, ऐसा इन्होंने बोला है। रीजन क्या दे रखा है, स्पीसीज डू नॉट चेंज विद टाइम। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि चार्ल्स डार्विन नाम का एक बायोलॉजिस्ट था जिसने एक नेचुरल सिलेक्शन नाम का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो स्पीसीज़ हैं वक्त के साथ एनवायरनमेंट की कंडीशंस के साथ इवोल्व हो जाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जिस चीज़ को बोला जाता है। तो इसलिए इसकी दोनों ही बातें गलत हैं, ना तो स्टैटिक होते स्पीसीज़, और दूसरी बात में क्या बोल रखा है कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो ये बात भी गलत है, स्टैटिक ही नहीं है तो वो चेंज हो रहे हैं। तो दोनों ही बात ए और आर दोनों गलत हैं चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लास 12 बायोलॉजी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रखा है, ये क्लास 9th 11th का लगा लो ये वाला क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है कि किन, ये जो 4 प्रकार की सेल्स दे रखे हैं इनमें कि कौन सी सेल्स में छिद्र पाए जाते हैं, परफोरेशंस होती हैं। तो ये सीव सेल्स जो फेलोइम टिश्यू की होती हैं उसमें ये परफोरेशन पाई जाती है। तो क्लास 9th 11th का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिर्फ ग्रेफाइट जो होता है कार्बन की फॉर्म है, डायमंड का एलोट्रोप, वो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी कार्बन के कोई कंपाउंड ऐसे गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स हैव आयनिक बॉन्ड्स, ये बात भी गलत है, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला क्लास 10th का टॉपिक है, ये चैप्टर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर, तो वहाँ पे पता ही है कार्बन क्या है, 4 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयरिंग से ही बॉन्ड बनाता है, सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो जहाँ ए और बी मिल रहे हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी जिसमें मिल रहे हैं वो लगा दो। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा जो इकोसिस्टम की टर्म है, वैसे तो आजकल एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं स्कूल्स में, तो क्लास 10th में भी बता देते हैं, लेकिन है ये क्लास 12th की इकोलॉजी वाली जो यूनिट है बायोलॉजी की, उसमें इसमें जो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, देख रहे हो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़े टिपिकल करके डाले जाते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी होती है, ध्यान से पढ़ना होता है हमें क्वेश्चन को। जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये क्लास 12 का ही है, क्लास 12 से ही उठाया गया है। जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है। ये जो कंज्यूमर लेवल पे जो स्टोर होती है एनर्जी,
इन एनी इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे ही होगी, क्योंकि 10% एनर्जी ला होता है कि हर एक जो ट्रॉफिक लेवल पे, ये तो 10वीं क्लास में भी आ जाता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी क्या है, सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। थर्ड क्या है, इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडूम, तो ये बात गलत है। इकोसिस्टम जो टर्म दी गई थी वो टेंसले ने दी थी। इकोसिस्टम ये रही, क्लास 12th का है ये, बायोलॉजी का। इकोसिस्टम टर्म थी जो टेंसले ने दी थी, तो ये वाली बात इनकी गलत है। पहली दोनों बातें सही थी, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रोफीज कोल्ड ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेनली ये इकोसिस्टम टेंस लेने दी थी, याद भी हो जानी चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्या पता फिर से रिपीट कर ले कि इकोसिस्टम बता वो टर्म किसने दी थी, ये क्वेश्चन आ जाए टेंस लेने। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, अब इनमें से हमें ये बताना था कि गलत कौन सा मैच है। इसमें 9th और 11th दोनों क्लास का ही कॉम्बिनेशन है। टेंडन और स्मूथ मसल्स के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं। टेंडन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। हाँ, ट्रोपोनिन और रेड मसल्स है, इनके बारे में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है, बायोलॉजी के अंदर आती हैं दोनों कॉन्सेप्ट। ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन ना होके ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और रेड मसल्स जो होती हैं इनके अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा एनरिच होता है इनमें। और रेड मसल्स पाई कहाँ जाती है, जो हमारी बैकबोन होती है वहाँ पे ये मिलती है ज़्यादातर, क्योंकि ये मेनली उन पार्ट में होती हैं जहाँ पे लंबे समय तक पोस्चर बनाने में जो चीज़ें हेल्प करती हों बिना थके बिना फटीग के। तो जैसे हमारा जो बैकबोन है वो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पाई जाती है। मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, तो ये 134 नंबर क्वेश्चन था, 9th और 11th दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन बायोलॉजी। 135 नंबर क्वेश्चन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वही फिर से क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। तो इसमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर बतानी थी, किन किन बातों का एक्सप्लेन किया था। पहली बात बिल्कुल एक्सप्लेन की थी उसने, कंजर्वेशन ऑफ मास को। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी उसने बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट्स जुड़ेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो कांस्टेंट रेशियो में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी का डाल्टन ने कोई जिक्र नहीं किया था। रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैरी क्यूरी, हेनरी बेकार्ल है जो इन सब ने बात की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो जिन भी ऑप्शन में से जो थर्ड पॉइंट है वो नहीं आ रहा है, तो वो वाला ऑप्शन गलत है। तो थर्ड पॉइंट किस में नहीं आ रहा है, पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है। तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा जिसमें तीसरा पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लास 9th का ये टॉपिक था, क्लास 9 से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये एनोड मड जो बनती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग के दौरान जो एनोड मड बनती है गोल्ड की बनती है। मोस्ट ऑफ जो एनोड पे मड बनेगी गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर इनकी ही बनती है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा गोल्ड आंसर। ये क्लास 12th केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 8वीं 7वीं क्लास का, जनरल साइंस ज्योग्राफी में भी आ जाता है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रखा है कि लोमी सॉइल में कौन सी जो फसल है वो नहीं उगेगी। लोमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो पैडी है जो धान है वो नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि धान को लंबे समय तक पानी चाहिए, फसल में खड़ा पानी चाहिए उसको, तो इसलिए धान को नहीं उगाया जा सकता। तो इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। नेक्स्ट है एलिमेंट विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड कोल्ड। बेकिंग सोडा और सोडा ऐश में कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें ये हाइड्रोजन एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका देख लेते हैं फॉर्मूला, ये रहा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा NaHCO3, और जो सोडा ऐश होती है वो Na2CO3 होता है। तो इनमें जो कॉमन नहीं है वो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तो दोनों में सोडियम है, कार्बोनेट ग्रुप दोनों में है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1, हाइड्रोजन इनमें कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, बाउंडेड मोशन होता है, तो उसको दिखाने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड होंगे हम वही यूज कर सकते हैं। ये भी क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट में साइन और कोस हैं, दोनों ये बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल है उसको भी हम साइन और कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड भी क्या है, एसएचएम के लिए का ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे। थर्ड है वो भी यूज़ की जा सकती है क्योंकि इसमें कोस है। लेकिन फोर्थ है जो टेंजेंट है, टेंजेंट इन्फिनिटी तक मूव करता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन बाउंडेड होता है। इन्फिनिटी अनबाउंडेड चीज़ हो गई, तो टेंजेंट से हम कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। साइन कोस एक्सपोनेंशियल इन सब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्लास 11 का फिजिक्स का ऑसिलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसके पास होती हैं। साइंस का क्वेश्चन कंसीडर कर लो या सोशल साइंस का कर लो, दोनों में ही आ जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो जुपिटर और सैटर्न दोनों को ही माना गया था। वैसे सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा होती हैं। जो एचटेट वालों ने, बोर्ड वालों ने जो माना था वो दोनों ही ऑप्शन को सही माना था। नेक्स्ट है एक टॉर्क है 50 न्यूटन मीटर का एक व्हील पे एक्ट कर रहा है रोटेट करने में। कितना रोटेट कर रहा है, 200 रेडियन 5 सेकंड के अंदर। तो हमने इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ये है क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक, क्लास 11th फिजिक्स। मोशन वाली यूनिट है जहाँ रोटेशन मोशन है जो, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये देखिए इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो रोटेशन मोशन में जो इक्वेशन होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसी लीनियर मोशन में होती हैं। जैसे वहाँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, वैसा ही यहाँ एस की जगह थीटा आ गया, यू की जगह ओमेगा आ गया, ए की जगह अल्फा आ गई जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। तो थीटा हमें एंगल 200 दे रखा था क्वेश्चन में, 200 पुट किया, यहाँ ओमेगा की जगह 0 पुट किया और टाइम क्या है 0 के साथ गुणा होकर वो 0 ही हो जाना है क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था व्हील, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। प्लस हाफ अल्फा हमने कैलकुलेट करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम कितना देर का था 5 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16। तो इसका क्वेश्चन का आंसर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ टॉर्क गिवन था उसका कोई यूज हुआ नहीं है, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन हो उनका सभी का यूज हो। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स फ्लोट नहीं कर सकते और जैसे पानी का बहाव होगा उसी के साथ चले जाएंगे, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं उन प्लांट्स को। जो सेस्टन जैसी कोई चीज़ होती है नहीं। प्लूस्टन और नेक्टन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं क्या होता है ये, क्या पता नेक्स्ट टाइम इन पे क्वेश्चन आ जाए प्लूस्टन और नेक्टन के बारे में। प्लूस्टन क्या होती है, एल्गी या वीड जो वाटर सरफेस के नियर रहती हैं, जो पानी की सतह है उसके आसपास, जैसे तालाब वगैरह में देखिए ग्रीन कलर की जो लग जाती, काई बोलते हैं उसको, एल्गी। वीड जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो सरफेस पे रहते हैं वाटर सरफेस पे, उन सबको प्लूस्टन बोलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनके बारे में पूछ लिया जाए। प्लैंकटन क्या होता है, जो प्लांट्स स्विम नहीं कर सकते, पानी के बहाव के साथ ही चले जाएंगे, उनको प्लैंकटन कहेंगे, जो अब की बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्टन क्या है, जो प्लांट्स स्विम करने के एबल हों। ये क्लास 11th की बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से उठाया गया ये क्वेश्चन था। तो इसका जो पानी के साथ फ्लोट कर जाते हैं, पानी के साथ बहाव के साथ ही जाते हैं, उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। कंपाउंड को की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसके लिए क्लास 9 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स। बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड को क्या है केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। सेकंड क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का बना हुआ आता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही है, प्योर सब्सटेंस है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ये बात गलत है क्योंकि हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में ही क्या होता है, ये मिक्स किया जाता है, बनता है। जब कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में ही होते हैं। जैसे H2O है, वाटर बनने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम ही जुड़ना चाहिए, तभी जाके वाटर बनेगा, चाहे वो वाटर कहीं का हो, है ना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्लास 9 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी जो ऊपर अभी टॉपिक डिस्कस किया उसी के बेस पे क्वेश्चन। दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं X और Y, ये कंबाइन हो जाते हैं दोनों एक साथ और प्रोडक्ट बनाते हैं P। X और Y को क्या इसके बारे में बता रखा है, X और Y को कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सेम। X और Y फर्दर ब्रेक नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। तो अब हमें बताना है स्टेटमेंट X, Y और P के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, P एक कंपाउंड है, तो ये बात सही है क्योंकि X और Y मिलके केमिकली रिएक्ट करके कोई चीज़ बनी है तो वो केमिकल कंपाउंड ही बना है। X एंड Y आर कंपाउंड्स, ये बात गलत है क्योंकि ऊपर बता रखा है कि X और Y को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो कंपाउंड्स को तो ब्रेक कर सकते हैं हम एलिमेंट्स में, बट X और Y को नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। देन ऑप्शन नंबर 3, X एंड Y आर एलिमेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि X और Y को क्वेश्चन में ही बता रखा ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट्स ही हैं। नेक्स्ट क्या है, P हैज़ ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ये बात भी सही है क्योंकि P एक कंपाउंड बना है X और Y के जुड़ने से, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। तो सिर्फ ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट 2 है, सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ वो गलत है। तो जिसमें सेकंड स्टेटमेंट आ रही है वो ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, जिसमें नहीं आ रही वो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी क्लास 9 का क्वेश्चन है, क्लास 9 के उसे उठाया गया है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है, इनमें पूछ रखा रबी फसल कौन सी नहीं है। ये भी 7वीं 8वीं में ही आ जाता है, 8th क्लास की साइंस में भी, 9th क्लास की साइंस में भी है और सोशल साइंस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो रबी फसल में जो ग्राम है, मस्टर्ड है, पी है, ये सारी रबी फसल में आती हैं। रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। लेकिन मूंगफली क्या है, वो एक खरीफ फसल है, रबी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये पूछ रखा है कि जो वाष्पीकरण है या जल का वाष्पन है वो कौन सी कंडीशन से बढ़ेगा। पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके साथ तो बढ़ेगा ही, सही है ये टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन। लेकिन कॉमन साल्ट इंक्रीज करने का कोई लॉजिक नहीं है कि उससे इवापोरेशन बढ़ेगा, उससे इवापोरेशन नहीं, मेल्टिंग बढ़ सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से और टेम्परेचर राइज करने से, ये दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का एग्जांपल हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं हमेशा, अगर उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाए तो वो कभी ड्राई, मतलब इतना जल्दी ड्राई नहीं होंगी। लेकिन उनको फैला के अगर रखते हैं जिससे उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और उस वजह से इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर राइज करने से तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 9th का टॉपिक था, ये भी 9th के क्लास का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्लास 11th का सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इसमें और सारी बातें सही है। अपर लेयर है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होती है। फिलिक शब्द का मतलब लव से होता है, जो अट्रैक्ट शब्द, अट्रैक्ट मीनिंग होता है इसका। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होती है। सेकंड है पोलर लेयर जो होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी। ऑब्वियस है, जो नॉन पोलर अगर हाइड्रोफिलिक है तो पोलर क्या होगी, वो हाइड्रोफोबिक होगी। तो दोनों पहले पॉइंट सही हैं।
उसके बाद थर्ड पॉइंट है फोस्फोलिपिड्स फॉर्म ए बाइलेयर दैट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटीन्स फॉर्म से मिडल लेयर। ये भी सही है कि जो मिडल लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। क्लास 11 का टॉपिक है ये, सेल वाले चैप्टर से, बायोलॉजी का। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है कि कौन से प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। तो जो कंडेंसेशन और जो फ्रीजिंग होती है उसमें हीट रिलीज होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रखा है कि इनमें से किस चार अलग अलग टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं और उनके मोल बता रखे हैं, इनमें से किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो नंबर ऑफ मोल है उसकी गुणा कर देनी है किससे, ये जो टोटल इनका जो एटॉमिक मास होगा उसके सम से। तो मैंने सभी का ये इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रखा है। जैसे फर्स्ट है, इसमें 12 कार्बन है और हर एक कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 आ गया। हाइड्रोजन का सेम होता है तो 22 हाइड्रोजन के एटम थे तो 22 आ गया। प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 की 16 से गुणा करेंगे तो 176 आ जाएगा। इन सब को ऐड करके 0.2 से गुणा करेंगे तो 68.4 आ जाएगा। ऐसे ही सभी का कैलकुलेट करेंगे चारों ऑप्शंस का। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका सबसे ज़्यादा आ रहा है 2 मोल। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो उसका मास सबसे ज़्यादा। ये क्लास 11 की फिजिक्स में कैलकुलेट करना मतलब सिखा देते हैं, सॉरी फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में ही इसके बारे में कैलकुलेशन सिखाई जाती है। तो ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये सारे 60 क्वेश्चन थे, लगभग मैंने डिस्कस कर दिया। हो सकता है 1-2 मिस हो गया हो, वो मैं पोस्ट कर दूंगी सॉल्यूशन उसकी। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी ना समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने की। ऑप्शन भी मैंने इसीलिए डिस्कस किए कि कई बार अब की बार जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया वो ऑप्शन में कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए। और एक और बात है, जो मैंने हर एक क्वेश्चन है उसको साथ के साथ बताया कि कौन सी क्लास से किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन उठाया गया। ओवरऑल एनालिसिस जो कहता है वो क्या कहता है कि जो 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं वो 10वीं क्लास तक की साइंस से आ जाते हैं। 20 to 25 क्वेश्चन है वो मान लो 11th-12th क्लास की साइंस, ये तीनों पीसीबी हो गई, उनसे आते हैं। तो हम क्या है 11th-12th की सारी कवर नहीं कर सकते। 1 या 2 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, किसी की बायोलॉजी होती है, तो कम से कम वो 2 सब्जेक्ट कर लें। और एनसीईआरटी ही अगर कवर कर लें, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे सारे न्यूमेरिकल, सिर्फ जो फॉर्मूला बेस्ड थे डायरेक्ट, कोई बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आए हुए थे 11th-12th से। तो अगर कोई 2 सब्जेक्ट भी एनसीईआरटी अगर कवर की जाए तो इसमें यूँ है कि सब्जेक्ट में 60 में से अराउंड 40 to 45 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा पेपर सब्जेक्ट पे आप लगाओ पूरा ध्यान और 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 60 में से 60 नंबर आ जाएं, क्योंकि एस्टेट में कुछ भी पूछ लिया जाता है, इलॉजिकल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उस पर भी ध्यान दे, वो बल्कि ईजी पड़ता है सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सब्जेक्ट कर लो आप, 9th-10th का तो अच्छे से ही करो। 11th-12th में जो 1-2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पे ध्यान दो। यूँ नहीं कि मैं बायो भी कर लूँगा, केमिस्ट्री भी कर लूँगा या फिजिक्स भी कर लूँगा। सारे सब्जेक्ट किसी से नहीं हो सकते, किसी की किसी सब्जेक्ट पे कमांड होती है, किसी की किसी पे। तो सिर्फ वो 1 या 2 सब्जेक्ट टारगेट करो। बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वो हर एक पेपर में काम आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग करके पेपर को क्लियर किया जा सकता है। 90 नंबर आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस हैं साइंस से के पेपर हैं, मैं उनकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।